हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज कर रहे थे उसमें टॉपिक है शासन प्रणाली। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपके आर ओ UPPCS एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित का मतलब ये होता है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो। जिसका जो राज्य है, राज्य का मतलब होता है व्यक्तियों का एक समुदाय जो किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसको राज्य शब्द के रूप में परिभाषित करता है। तो इस तरह हमारा ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य शब्द जो है यह एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासी संप्रभु यानी सोवरेन व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। मतलब किसी का उस पर नियंत्रण ना हो, वो अपना एक खुद का संगठन हो, खुद की संगठित एक सरकार हो। उसके बाद में वो जो राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं उसमें ये तत्व आते हैं। व्यक्ति यानी व्यक्ति में आ जाएगा व्यक्ति या जनसंख्या, अर्थात जो पब्लिक होती है यानी जो जनता होती है जो सरकार को चुनती है। और दूसरा नंबर होगा सरकार या सत्ता। तीसरा हो सकता है निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, यानी कि हम लोगों का जो इंडिया है तो इंडिया एक निर्धारित भूभाग है। उसके बाद चौथा है संप्रभु, अर्थात वह अपने घरेलू तथा बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, किसी का उस पर शासन ना हो, किसी पे वो डिपेंड ना हो। संप्रभु का मतलब होता है। और किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व जो होता है वो संप्रभुता ही होता है कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना। और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में, संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? यहाँ पे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ध्वज, बी राजधानी, सी संप्रभुता और डी शासनाध्यक्ष। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, संप्रभुता। राज्य के आवश्यक तत्व जो है उसमें जनसंख्या यानी कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये 4 तत्व मुख्य रूप से आते हैं। और राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, अपना जो है डिसीजन खुद लेना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। फिर दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। जो हमारा भारत है वो एक राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। और राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त और आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो जितने राष्ट्रमंडल सदस्य हैं वो सभी सदस्य देश जो हैं अपना स्वतंत्रता है, उनको समानता है और वो ये नहीं है कि किसी पे डिपेंड हो, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक, बी अध्यक्षात्मक, सी संसाधनात्मक और डी है अर्धलोकतंत्रात्मक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संसाधनात्मक। तो हमारी जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं। नंबर 1 होता है संसद, दूसरा अध्यक्ष, यानी कि संसाधनात्मकता और अध्यक्षात्मकता। इसमें भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है।
तो इस तरह संसदीय व्यवस्था जो है इंडिया में है, जो जिसको हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मतलब इसमें कौन सा राइट होगा? तो ए ऑप्शन है न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, फिर बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण और डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ए ऑप्शन है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सी सरकार लोगों के प्रति निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, फिर डी ऑप्शन है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व नहीं हटाई जा सकती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में। तो इस तरह बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था जो होती है वह संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसको हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था को या इसको मतलब ब्रिटेन से लिया है, अंगीकरण किया है, तथा इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो नाम मात्र का शासक होता है, जो शक्तियाँ निहित होती हैं, वो हो जाता है मतलब प्रेसिडेंट, और जो वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और तथा पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके यूनाइटेड किंगडम। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है और सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था और पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था, यानी कि सबसे पहले संसदीय व्यवस्था की जो सरकार बनी थी वो ग्रेट ब्रिटेन में बनी थी, जिसको इंडिया ने अंगीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, यानी कि किस तरह से वो इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, फिर बी है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी है द्विसदनीय विधायिका है, फिर डी है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, तो जो भारत में भारतीय संसदीय व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली निहित है, जबकि ब्रिटेन में ये चीज़ें नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं लागू होता है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है और जो ये जुडिशियल रिव्यू है इसको हम लोगों ने अमेरिका से लिया था। और इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों में संसदीय प्रणालियों में लागू है। सिर्फ न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ब्रिटेन में लागू नहीं है, इंडिया में लागू है। इस वजह से इंडिया और ब्रिटेन में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहां ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है। फिर किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दूसरा दिया है भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन संवैधानिकता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों राइट होंगे, यानी कि
पहला और दूसरा दोनों सही है। तो जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ पे संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। यानी कि जो संसद है वहाँ पे वो किसी विधि को लागू और समाप्त कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल जो है यहाँ में संवैधानिक सरकार यानी कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल है संविधान है उसके ऊपर लागू होता है, उसके हिसाब से कानून बनते हैं और वहाँ पे जो संसद में कानून बनते हैं वहाँ के टाइम के हिसाब से रूल्स बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है इसलिए। और संवैधानिक दूसरी ओर जो भारतीय मॉडल है संवैधानिक सरकार है, हम लोगों का जो संविधान लिखित है उस हिसाब से कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पे संसद के हिसाब से बनाए जाते हैं, इतना समझो। इसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा पश्चिमी में यानी भारत का लिखित संविधान है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद के संविधान में संशोधन शक्ति को स्वीकार किया तथा यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो केशवानंद भारती का केस था उसमें जो निर्णय हुआ था तो उसमें उस निर्णय में कहा गया था कि आप संविधान के मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, बाकी संविधान में संशोधन संसद व्यवस्था के द्वारा कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो कथन दूसरा दिया हुआ है इसमें भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। फिर आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के लिए प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी, इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित होगी। मतलब हमेशा 5, 7, 3 ऐसे होती है क्योंकि इसमें जो डिसीजन आता है वो मतलब एक ज़्यादा ही हो, जैसे 5 लोग होंगे तो 3 to 1 जो जिस साइड 3 लोग होंगे वही मान्य होता है। तो इस तरह दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है संसदनात्मक सरकार, बी अध्यक्षात्मक और सी स्वतंत्र कार्यपालिका, डी संघात्मक। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अध्यक्षात्मक जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में जो है संसदीय व्यवस्था है तो इस तरह हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ की कार्यपालिका है वो भी स्वतंत्र भारतीय संविधान की स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति और डी राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसमें नहीं पूछा गया है तो भारतीय राजनीतिक पद्धति में राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार है और संघीय नीतियाँ हैं तो फिर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी दिया है संसद संविधान का संशोधन करती है, सी दिया है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जिसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो संसदीय प्रणाली की सरकार होती है उसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें आर्टिकल 75 क्लॉज 3 संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत हो रहती है जब तक उसे संसद यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13
संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है, यानी कि क्या लाभ हो सकता है। ए ऑप्शन है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है। सी है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। फिर डी ऑप्शन है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के प्रति नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय व्यवस्था में जो है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत स्वरूप में निहित है। पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर जो है सही चुनना है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही ऑप्शन है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहते हैं। तो पहला और दूसरा यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। यानी कि जब तक मंत्री जो है संसद का सदस्य अगर बन जाता है तो वो 6 महीने तक पद पर रहेगा, इससे अधिक नहीं रह सकता है जब तक वो मंत्रिमंडल सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 इसलिए भी कथन दूसरा सही है। और क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है, भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। फिर विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। फिर सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। डी है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। डी ऑप्शन भी ई दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो है ये ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस में अधिकतम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो यहाँ पे शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो इस तरह ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी दिया है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। फिर सी दिया है सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक विधायी क्रियाविधि है। फिर डी दिया है उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिनका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दशा में है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र ही एक क्रिया विधि है। तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के
जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। तो इनका प्रयोग जो राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है, यानी कि जो वहाँ के मंत्रिमंडल है उनकी सलाह से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, यानी कि मूलभूत कौन कौन से लक्षण हैं यहाँ पर दिया है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, फिर सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। फिर इसमें ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1 में है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण पूछे गए हैं, तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही होगा। इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, सही है, हमारी सरकार संसदीय व्यवस्था से है। और जो तीसरा दिया हुआ है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यानी कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता के हाथ में ही होती है, क्योंकि हम लोग ही अपने सरकार को चुनते हैं और अपनी सरकार को बदल भी सकते हैं, यानी कि जनता के द्वारा जनता का शासन, यानी कि हम लोग किसी भी गवर्नमेंट को चूज करने की शक्ति हमारे हाथ में है और उनको चेंज करने की शक्ति भी हमारे हाथों में होती है। और चौथा ऑप्शन है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत शक्ति नहीं हो सकती है, तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदनात्मक सरकार का सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता केंद्र एवं राज्यों दोनों में विभाजित है, तो इस तरह एकीकृत नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, दूसरा है भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है और चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसमें सही को चूज करना है, तो ये चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो इस तरह ये चारों ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। पहला दिया है एक संविधान संगत सरकार है, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार है, तीसरा विधि का शासन, चौथा सत्तावादी सरकार। तो यहाँ पे भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन यह एक गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सकती है तथा उनको चूज कर सकती है और उनको बदल सकती है, तो यहाँ पे सत्तावादी सरकार नहीं हो सकती, तो फिर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हमें यहाँ पे चूज करना था कि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। पहला दिया है भारतीय संविधान से, दूसरा भारत के राष्ट्रपति से, तीसरा भारत के प्रधानमंत्री से, चौथा भारत की संसद से। पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान से जो है केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन है भारतीय संविधान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, बी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, सी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों और डी है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी कि संविधान के अंदर ही रहकर तुम उसकी सीमा के अंदर ही रहकर कोई भी काम कर सकते हो।
इससे बाहर नहीं। तो संवैधानिक सरकार से आशय है ऐसी सरकार से जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी संवैधानिक सरकार की शक्तियाँ संविधान के तहत पर सीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों में प्राधिकार का स्रोत संविधान ही होता है। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कथन ये दिया है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, फिर कथन दूसरा आर दिया है भारत का अपना संविधान है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा भारत का एक अपना संविधान है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाणन संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों में दिया हुआ है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ पे जो है दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता के द्वारा होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। और भारत में भी शासन के लिए लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस तरह कथन ए और आर दोनों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ए है जवाबदेही, बी पारदर्शिता, सी कानून का नियम और डी है लाल फीताशाही। तो यहाँ पर सुशासन की विशेषता नहीं है तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना तथा दक्षता और प्रभावशीलता आदि सुशासन की व्यवस्था है और लाल फीताशाही नहीं है। लाल फीताशाही की वजह से हमारे बहुत से निर्णय जो हैं, बहुत से काम लेट होते हैं, मतलब उनसे पूछना फिर उनसे, इस वजह से इसी नियम को जो है लाल फीताशाही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी है सभी राज्य नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक यानी सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़े वर्गों में अगड़ों को, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उसमें लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही ये व्यवस्था दी गई है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिकों समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केंद्र में वंचित वर्ग से, राज्य की अवधारणा जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही हो सकते हैं, यानी कि जो पिछड़े और वंचित वर्ग हैं उनके लिए कल्याणकारी राज्य के रूप में बोला गया है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए। तो इस तरह बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्यवस्था करता है? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यहाँ अंतराल जो है शायद ही कोई छोड़ता होगा, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकता से संदर्भित होकर कार्य करता है तथा मात्र शांति बनाए रखने, विवादित और समाधान
विवादों के आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी के तत्वों में अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ए है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदनात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदनात्मक प्रजातंत्र में शक्ति जो है यह मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता में संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, मतलब जनता के द्वारा जनता का शासन जो है इसीलिए राजनीतिक सत्ता में प्रमुख स्रोत जो है जनता होती है। तो इस तरह 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जो हम लोग पॉलिटी की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, हम लोगों का टॉपिक था शासन प्रणाली और क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज उससे आगे स्टार्ट करेंगे और ये जो टेस्ट सीरीज है ये यूपी पीसीएस तथा आरओ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो यहाँ पर पूछा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एकल कार्यपालिका। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक पहला ऑप्शन है संविधान की कठोरता, बी ऑप्शन है एकल कार्यपालिका, सी है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता एवं डी है अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एकल कार्यपालिका सत्ता में जो है केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पहला ऑप्शन है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी ऑप्शन राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है और डी है ऊपर सभी वर्णित तथ्य सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी तथ्य सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जो है अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कि संसद को भंग नहीं कर सकता है। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का जो मंत्री होते हैं उनका जो शपथ दिलवाता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ए ऑप्शन है यूगोस्लाविया, बी मिस्र और सी है स्विट्जरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में होती है। वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वही वास्तविक शक्तियाँ होते हैं, मतलब सबसे मेन राष्ट्रपति ही होता है वहाँ पे। और वहाँ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है और अपने यहाँ जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है यहाँ पे सबसे
यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है और यहाँ पे कार्य वास्तविक जो होता है वो होता है कार्यकारी का वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने के अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जनता को अपनी सरकार को चुन सकती है तथा अगर उसको सही नहीं लग रहा है, सही कार्य नहीं हो रहा है तो वो बदल सकती है सरकार को। अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते हैं तब जनता जो है चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को हराकर यानी पराजित करके हटा सकती है और दूसरी सरकार को बना सकती है यानी चुन सकती है। ये शक्तियाँ हमारे यहाँ जनता के पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। इसमें बताना है सही ऑप्शन। ए ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। बी है कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों। सी है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। डी ऑप्शन है समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को जो है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है। जो है यहाँ पर लोकतंत्र में उत्कृष्ट गुण यह माना गया है कि साधारण पुरुष महिला जो है महिला की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वास्थ्य समाज के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। तो इस तरह लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण जो है साधारण पुरुषों महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है पीसीएस प्रीलिम्स में रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ। ए ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। सी है भारत में वंशानुगत शासन है। डी है भारत राज्यों का संघ है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र का प्रधान, यानी कि जो राष्ट्र का प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है और वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। वंशानुगत जो होते हैं वहाँ पर निर्वाचन नहीं होता है, यानी कि जो जिनके पेरेंट्स अगर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं या राजा हैं तो उनके बच्चे फिर दोबारा राजा बन जाते हैं, तो वो वंशानुगत होता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ए ऑप्शन है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। बी देश स्वतंत्र है। सी है देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। डी देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। राज्य का एक अध्यक्ष जो है निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है। ए ऑप्शन है संविधान लिखित और अनन्य है। बी है न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और डी है केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का वितरण। तो यहाँ पर कोई राज्य संघात्मक है
अथवा एकात्मक। यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। अगर भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण है, तो इस तरह डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि इसमें लिखा है किस ऑप्शन से यानी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान कैसा है? ए ऑप्शन कठोर, बी लचीला, सी ना तो कठोर ना लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। जब कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए आर्टिकल 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 368 जो है उसमें संविधान संशोधन होता है, उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है तथा साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है, यानी कि 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का बहुमत यानी कि समर्थन होना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन है? ए ऑप्शन सामूहिक उत्तरदायित्व, बी है न्यायिक समीक्षा, सी है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एवं डी है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, न्यायिक समीक्षा। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अंतर बताना है, तो जो न्यायिक समीक्षा है यह हम लोगों ने अमेरिका से लिया है और ये ब्रिटेन में नहीं है, इंडिया में है, अमेरिका में है। तो इस तरह ब्रिटेन से और इंडिया की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है न्यायिक समीक्षा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए हुए कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। फिर कारण आर है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। उसने भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, सही होगा। उसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, मतलब केंद्र में जो है ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो इस तरह आर भी सही होगा और ए भी सही होगा। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों में स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं, अतः कथन ए और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कथन और कारण इसमें भी बताना है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। आर है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए में दिया है भारत संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये जो है ऑप्शन सही है और आर जो है गलत है। भारत एक संघीय राज्य नहीं लिखा हुआ है, भारत एक संघीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 42,
भारतीय राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ए ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। बी ऑप्शन है संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सी ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। डी है मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की जो है शक्तियाँ होती हैं, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच में विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उच्चतम न्यायालय में उसका समझौता हो जाता है। और भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय रूप को दर्शाता है, तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत में जो है विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता को मानना समुचित उत्तर होगा। तो इस तरह ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ए ऑप्शन है केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बी ऑप्शन है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी एकहरी नागरिकता एवं डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। एकहरी नागरिकता जो है ये भारत के संविधान का लक्षण नहीं है, पूछा गया है। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का लक्षण है। भारतीय संविधान में एकात्मक संघात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान में संघीय लक्षण पूछा है, तो संघीय लक्षण जो है एकहरी नागरिकता, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय संविधान एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक संघात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र राज्यों की शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों की बात करें तो इसके अंतर्गत एकल नागरिकता है और राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है, आपातकाल की घोषणा, समझौते को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो फिर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें बताना है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? एकात्मक तत्व की बात करता है तो यहाँ पर ए दिया है लिखित संविधान, तो भारतीय संघ में लिखित संविधान है। कठोर संविधान, कठोर एवं लचीला दोनों आता है, और क्योंकि हम लोग संशोधन कर सकते हैं। और तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संवैधानिक सर्वोच्चता सही। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एकात्मक तत्व के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 6 एवं 7। 4, 6, 7 में राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक तत्व में आएगा, और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट, ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे।
तो यहाँ पर विकल्प डी जो है सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय संविधान में एकात्मक तत्व है? तो यहाँ पर जो दिया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 एंड 5 राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, फिर अखिल भारतीय सेवाएं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। फिर तीसरा दिया है दोनों संघ और राज्य विधायिका प्रभुत्व संपन्न हैं। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना है, सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। तथापि जो एकल नागरिकता और केंद्र राज्यों के तुलना में अधिक शक्तियाँ इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करता है। इस तरह कथन पहला और दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कथन और कारण बताना है। कथन ए दिया है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है और कारण आर दिया गया है भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है और जो है संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। दोनों ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। इसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण आर इसकी व्याख्या सही प्रस्तुत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, कथन कारण दिया है। कथन ए है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, सही होगा। आर दिया गया है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही होगा। ए आर दोनों सही हैं। आर सही स्पष्टीकरण कर रहा है ए का। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, सही है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार के निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? ए ऑप्शन है एस.ए. डोंगे, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया है। उन्होंने कहा था यहाँ पे कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। तो इस तरह महात्मा गांधी, जयप्रकाश दोनों ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, कथन ए और कारण आर बताना है। तो यहाँ पर कथन है ए में भारत की संघात्मक
संरचना का उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण दिया है विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। भारत संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना होता है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना होता है। आर में है विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इस तरह जो है दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में दिया है भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ एवं राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान करता है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना तथा भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना होता है। इस तरह हमारा जो है राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो फिर चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फिर इससे आगे 51 से स्टार्ट करेंगे। अगर ये टेस्ट सीरीज आपको समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।